सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छटा भी न था और गंगा तट से लौटते श्रद्धालुओं की आवाजें बनारस की संकरी गलियों से गूंज रही थीं। उधर शहर के बीचों बीच पीले रंग का पुराना मकान हर आने जाने वाले को अपनी रहस्यमय खामोशी से रोक लेता था। मानो उसमें सिर्फ ईंटें ही नहीं, कई अनकहे भाव, कई दबे हुए डर, कई अनजाने रहस्य भी कैद हों। इसी मकान की दीवारों के पीछे चलती है यह कहानी, जहाँ इच्छाएं और भ्रम, कर्तव्य और अपराध बोध, प्रेम और ग्लानि सब एक दूसरे से उलझते जाते हैं। एक ऐसा घर जहाँ हर चरित्र अपने भीतर कुछ छिपाए बैठा है और हर छिपावट की एक कीमत है। यहीं से शुरू होती है वह कथा जो धीरे धीरे मानवीय संबंधों की परतें खोलती हैं और अंत में हमें हमारे ही मन का आईना दिखा जाती हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है भोर से पहले, जिसे अमृत राय जी के द्वारा लिखा गया है। सवेरे का वक्त है। गंगा स्नान के प्रेमी अकेले और दुकेली 4-6 के गुच्छों में गंगा तट से लौटकर दशावमेध के तरकारी वालों के मेवा फरोशों से उलझ रहे हैं, मोल तोल कर रहे हैं। दुकानें सब दुल्हनों की तरह सजी बजी खड़ी हैं। कहीं चाय वाला चाय के शौकीनों को गाढ़े कत्थई रंग की चाय पिला रहा है, कहीं पान वाला चांदी का वरक लगा बीड़ा और खुशबूदार जर्दा किसी ग्राहक को पकड़ा रहा है। एक जगह बंगला अखबारों वाला युगांतर और आनंद बाजार की हाँक ला रहा है। सबके चेहरे पर, सबके कपड़ों में, सबकी बोली में अजब एक ताजगी है। सुनहली धूप से फैल रही है जो इस बसंती रंग भर रही है, जो कि तंदुरुस्ती का रंग है। C&A का अंग्रेजी दवाखाना और ढेरों आयुर्वेद औषधालय इस समय इंदु भूषण को अच्छे नहीं मालूम पड़ते, लेकिन थोड़ा ही थमकर विचार करने पर इंदु भूषण को यह समझते देर नहीं लगती कि इस वक्त फिजा की जो रंगत उसे दिखाई दे रही है वह हर वक्त नहीं रहती। वह 2 घंटे की बहार है और उसके बाद फिर वही जिंदगी की ओर सभी खटर पटर है। वारी बीमारी भी है ही। इंद्रभूषण को बगल से एक आवाज सुनाई दी, कहिए महाशय जी। इंदुभूषण को इसका जरा भी गुमान नहीं था कि इस वाक्य उसी पर फेंका गया है, लिहाजा वह अपने विचारों के प्रवाह में अपनी उसी धीमी चाल से आगे घाट की ओर बढ़ता जा रहा था। इंदुभूषण को अपनी ओर मुखातिब न होते देख वह काफी गठी हुई सी मगर अब झूली झूली मांसपेशियों का अधेड़ ठिगना सा गुदम्बी रंग का आदमी, एक हाथ में कुछ साग और वैगन वगैरह एक छोटे झोले में और दूसरे हाथ में एक 1.5 पाव आधा शेर का रोहू का बच्चा लिए सामने आ खड़ा हुआ। बोलिए ना, कैसे हैं आप? हम आपको आवाज दिया, आप सुना नहीं? इंदुभूषण ने उसे पहचाना नहीं। उस व्यक्ति की हुलिये से, खासकर उसकी बाईं आंख की फुल्ली से इंदुभूषण को यह चेहरा कुछ पहचाना हुआ सा तो लगा। बस इतना ही कहा कि हाँ, यह शक्ल कहीं देखी है, मगर कब और कहाँ यह बिल्कुल याद नहीं पड़ता था। इसी विस्मृति की रेखा को पढ़कर उस व्यक्ति ने इंदुभूषण के कुछ भी कहने के पहले कुछ मुस्कुराकर अपनी झेंग मिटाते हुए कहा, आप हमको पहचाना नहीं? हम आपका पड़ोसी, आपका टोला में हमारा भी बाड़ी। अब इंदुभूषण को एक एक करके सभी बातें याद आ गईं। अभी उस रोज यही बंगाली बाबू तो उस छोर पर वाले मकान में आए हैं। अभी 7 दिन भी हुए न होंगे। यह और इनकी 3 लड़कियां। याद आ गया बंगाली बाबू, जरा देर लगी, माफ कीजिएगा, पहले कभी भेंट नहीं हुई थी इसीलिए। कहिए, घर में सब कैसे हैं? घर अच्छा है ना? बाहर से तो अच्छा लगता है। एक रकम भालो बाड़ी, हम लोगों का परिवार भारूम नहीं हाय। आपके साथ बस आपकी 3 कन्याएं हैं शायद। उस उत्तर में उस व्यक्ति ने अजीब ढंग से मुस्कुरा दिया और अपने अगल बगल देखकर कहा, हाँ मशाई, और कोई नहीं, दूसरा नहीं। मशाई, आपका नाम? और आपका? बेनू माधव बोस। फिर जरा देर के बाद बंगाली बाबू बोले, हम सोचा हम आपका पड़ोसी, आपसे हमारा आलाप नहीं होने से नहीं चलेगा, आप बुरा तो नहीं मान गया?
दुबला पतला गोरा सा इंदु अभी तरुणाई की उस मंजिल में है जब हर नौजवान के दिल में किसी तरुणी के निकट परिचय की भूख रहती है, जब उसे ऐसे किसी साथी की जरूरत होती है जिसके साथ वह अपनी नई उम्र की उस अजीब तंग करने वाली कसमसाहट को बांट सके। शायद इसलिए बेनी माधव से मिलकर उसे मन ही मन कुछ गुदगुदी सी महसूस हुई। आते जाते उसने 2-3 बार उन लड़कियों को खिड़की में खड़े देखा था। इतवार का दिन था, सवेरे का वक्त। वह घर के सामने सहन में डेस्क चेयर डालकर लेटा एक कहानी की किताब पढ़ रहा था। अभी अभी उसने एक कहानी खत्म की थी और किताब बंद करके वैसे ही लेटा सुनी निगाहों से सामने की ओर देख रहा था। कहानी की नायिका ने संखिया खाकर आत्मघात कर लिया था और उसकी आंखों के सामने उसी का उदास मुरझाया हुआ चेहरा घूम रहा था और कान में उसी की आखिरी शब्द बज रहे थे, मैं जी नहीं सकी इसलिए मर रही हूँ। इंदु का नौजवान मन इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि उस लड़की ने संखिया क्यों खाई। संखिया खाना ही क्या उसके लिए अंतिम राह बची थी? क्यों मरी वह? उसने क्यों नहीं कहा मैं ऐसे समाज को लात मारती हूँ? साहस, संख्या खाने का साहस था उसका, मगर नायिका के आत्मघात पर विफल आक्रोश से भर रहा था। विफल आक्रोश इसलिए कि खुद उसके मन में यह कहीं पर यह चोर था कि समाज को लात मारने की बात कहना कितना आसान है, लात मारना उतना आसान नहीं है। अभी वक्त इसी कश्मकश में था कि बेनी माधव बाबू फाटक में दाखिल हुए। वह धोती और मैली सी पूरी बाह की कमीज पहने, जो कभी सफेद रही होगी। किसी नए घर में पहल दाखिल होते समय जो झिझक आदमी को होती है, वही झिझक बेनी माधव बाबू को भी हो रही थी। फाटक खोलकर वह अंदर दाखिल हुए थे और आगे बढ़ने के पहले अपने इर्द गिर्द चौकन्ने खरहे की तरह देख रहे थे कि इंदु भूषण ने उठकर उनका स्वागत किया। आइए बंगाली बाबू, आज इधर कैसे भूल पड़े? बंगाली बाबू ने वहीं से कहा। धन्यवाद धन्यवाद, आप ठीक तो है? इंदु का स्वस्थ ताजा चेहरा बेनी माधव के इस निरे शिष्टाचार वाले सवाल का सबसे अच्छा जवाब था। उन्हें कुर्सी देते हुए इंदु ने कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक ही हूँ। आप अलबत्ता कुछ कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बेनी माधव बाबू ने कहा, आपनी तो जानने इंदु बाबू, आप तो जानता हमारी जिंदगी। जो बात हमारी सहानुभूति उभारने के लिए कही गई हो, उसे सुनकर सहानुभूति के 2 शब्द न कहना मुश्किल होता। इंदु ने कहा, सचमुच बड़ी कठिन जिंदगी है आपकी। आपकी बड़ी लड़की की उम्र क्या होगी बंगाली बाबू? बेनी माधव इस सवाल का आशय कुछ खास नहीं समझे, लेकिन इतना जरूर उनके मन में कौंधे की तरह चमक गया कि इस आदमी से आत्मीयता बढ़ाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल होना चाहिए। बेनी माधव बाबू ने अगल बगल देखकर दबे हुए स्वरों में कहा, जैसे कोई गोपनीय बात कह रही हूँ। जिस लड़की की बात आप कह रहा है इंदु बाबू, उसका उम्र 20 साल है। उसका नाम माधवी है। उससे छोटी जो लड़की है उसका नाम पुतुल है। उसका उम्र 18 साल है। और हाशी, वो तो अभी बच्चा है। कहकर वह झेप मिटाने जैसी हंसी हंसा, एक विचित्र खोखली हंसी। इंदु को इतनी तफसीली जवाब की उम्मीद न थी। वह तो त्यों ही उसने सहानुभूतिवश पूछ लिया था, यह समझकर कि शायद सयानी लड़की की शादी की चिंता में बंगाली बाबू खुले जा रहे हैं, और बंगाली बाबू थे कि वंश वृक्ष की ही खोलकर बैठ गए। इंदु को उस चीज से कुछ उलझन सी हुई, मगर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर चुप बैठ उन्हें देखता रहा, फिर बोला, अच्छा बंगाली बाबू, अब आज्ञा दीजिए, मुझे एक जगह जाना है। और कुर्सी पीछे को सरकाई। इंदु को उठता देख अब बंगाली बाबू को उलझन हुई। अभी तो बात का सिलसिला ठीक से जम भी नहीं पाया और यह आदमी उठकर चल पड़ा। काम की बात अभी हुई ही नहीं और जैसे शब्द मछली के कांटे की तरह गले में फंसकर रह गए। उनके मुंह तक आकर रुक जाती थी। अपनी लड़कियों की चर्चा निकालने में भी उनका मकसद यही था कि यह जो मछली का कांटा उनके गले में फंस रहा है, उसे पानी के सहारे नीचे उतार दें। इतने में ही इंदु कुर्सी से उठा। देखी बंगाली बाबू भी कुर्सी से उठ तो गए, मगर इंदु की नजर बचाते हुए दूसरी ही किसी तरफ देखते रहे। इंदु समझ गया कि बंगाली बाबू डूबते को तिनके का सहारा मिला, जो कह नहीं कभी कभी बात को बगैर उन्हें सहारा देने सीधे साधे गरज से कहा, कुल मिलाकर मेरे योग्य और कोई सेवा कुछ यही सोचा। बंगाली बाबू ने अगल बगल देखकर कुछ सहमे से स्वर में कहा, एक सप्ताह किंवा
पनेरों में दिन में फिरोद दे देगा। आज हमारा भीषण ताकीद। इंदु ने कुछ नहीं कहा, अंदर से 10 रुपए का एक नोट लाकर बंगाली बाबू के हाथ में दे दिया और नमस्ते करके फौरन अंदर चला गया। उसको इस ख्याल से ही घुटन हो रही थी कि यह आदमी जो गरज का मारा मेरे पास आया है, इस 10 रुपट्टी को पाकर मेरे सामने खीस निपोरेगा। बाहर आने जाने उसके बाहर आने आने तक बेनी माधव बाबू फाटक के बाहर हो चुके थे। अपने उन्हें पुकारना ठीक नहीं समझा। सोचा फिर कभी कह दूंगा। कई दिन बीत गए, शहरों का समय था, इंदु कॉलेज से लौट रहा था। आज उसे लाइब्रेरी में बहुत देर लग गई। उसका घर पक्की डामर की सड़क से कोई 150 गज भीतर को हटकर है, जहां डामर की सड़क छोड़कर उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते में दाखिल होते हैं। ठीक वहीं बेनी माधव वाला पीला मकान है। यह बात दरवाजे पर ही खड़ी है। इंदु ने कहा, आवाज दी, मौके की बात होती है। इंदु से झिझकते हुए उनके पास गया रहा था और मुस्कुराया। पुतुल ने हल्की सी मुस्कुराहट से इंदु के दिल में एक धक्का सा लगा। हमारे घर नहीं बोलिए, इंदु ने अपने मन में कहा। लगता है बंगाली बाबू ने मेरा पूरा परिचय अपने घर वालों को दे दिया है। घर पर लोग बाट देख रहे होंगे। हो सका तो 1-1.5 घंटे बाद आऊंगा। पुतुल ने उसी अंदाज में कहा। जरूर आइएगा। और फिर मुस्कुराई। इंदु वहां से चला तो उसके पैर हल्के पड़ रहे थे। घर में दाखिल होते ही एक छोटा सा साइबान था जो बिल्कुल अंधेरा पड़ा था। उसमें एक टूटी कुर्सी एक कोने में पड़ी थी। वहां बेनी माधव को ना पाकर इंदु को और आगे बढ़ने में झिझक मालूम हुई। साइबान के बाद ही एक बहुत सीला हुआ सा आंगन था, जिसमें एक अंधी सी लालटेन एक तरफ को रखी हुई थी, जिसमें लाल लाल रोशनी निकल रही थी। लोहे का एक जंगला आंगन की छत थी। लोहे का एक जंगला आंगन की छत थी। एक अलगनी पर 3-4 कपड़े सूख रहे थे। एक लाल पाट की साड़ी। हिम्मत और आगे बढ़ने की नहीं हुई। उसने आंगन में पैर रखते ही आवाज दी, बंगाली बाबू हैं? माधवी नीचे ही थी। इंदु की आवाज सुनी। बोली, आइए इंदु बाबू। इंदु ने पूछा, बेनी माधव बाबू कहाँ हैं? माधवी ने कहा, कहीं गए हैं, अभी लौट आएंगे। आप ऊपर चलिए। और पुतुल को आवाज दी, पुतुल तो मार इंदु बाबू ऐसे चैन। आंगन की बातचीत सुन पुतुल खुद ही नीचे आ रही थी। फिर कहा, चलिए अच्छा इंदु बाबू। फिर किसी रोज आऊंगा और चलने को दिया, लेकिन पुतुल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, आप ऊपर चलिए ना इंदु बाबू, बाबा आते होंगे। इंदु के पैर अब भी आगे नहीं बढ़े। पुतुल ने रूठने के अंदाज में होठ निकालते हुए कहा, आप इतना डरते क्यों हैं इंदु बाबू? आप तो पुरुष मानुष हाय, और हम तो लड़की। आप क्यों डरता? और एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर जाकर इंदु ने देखा कि अगल बगल से ही जीना था। दोनों में एक एक खाट पड़ी है और दोनों में एक एक डिबरी जल रही है। पुतुल ने कोठरी में दाखिल होते ही चटपट बिस्तर की चादर की शल दूर कर दी और इंदु की ओर ताकते हुए कहा, आइए ना इंदु बाबू, हिया डरने का कोई बात नहीं, आप हिया बैठिए। इंदु का मन अभी बार बार हो रहा था कि उतर कर भाग जाए, लेकिन पैर जैसे बंद से गए थे। जाकर पुतुल के बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पुतुल ने डिबरी स्टूल पर से हटाकर ताक पर रख दी और स्टूल वहीं पास ही खींचकर बैठ गई। 1-1.5 मिनट तक पूर्ण निस्तब्धता रही। फिर उसे भंग किया पुतुल ने, इंदु बाबू आप बहुत बुरे हैं, और मुस्कुराई। इंदु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही सिकुड़ा सिमटा बैठा रहा। और फिर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। आपका ब्याह हुआ है इंदु बाबू? इस बेतुके सवाल का संदर्भ उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन इसका जवाब आसान था। शायद इसी ख्याल से उसने कहा, नहीं। पुतुल ने उसके जवाब में कहा और मुस्कुराई। इंदु ने अपने मन में कहा, जरा इसे देखो तो कैसे कर रही है। मुझे नीरा मिट्टी का लौंडा और एक बार बहुत जोर से उसका जी हुआ कि इस लड़की अजीब लड़की जो अभी इतनी जवान है और जो सिर्फ उसे सताने के लिए उसकी बगल में बैठकर किसी जगह पर ऐसा उठाकर इसे बिस्तर पर पटक दे कि खून निकल आए। मगर उसने जब्त किया। अब तक सारी परिस्थिति कुछ कुछ उसकी पकड़ में आने लगी थी और एक अजीब खिन्नता उसके मन में भर रही थी। इसी तरह कोई 10 मिनट गुजर गए। तब तो बगल की कोठरी से किसी पुरुष की भनक इंदु के कान में पड़ी। उसने पुतुल से कहा, देखिए बेनी माधव बाबू शायद आ गए। पुतुल ने इस बार एक भिन्न प्रकार की हंसी के साथ कहा, नहीं इंदु बाबू, वह तो माधवी का दोस्त है नलिन।
एकाएक इंदु बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। पुतुल भी उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर न जाने कैसी घबराहट लिखी हुई थी। जाइएगा, चले जाइएगा। अभी तो क्यों? आप बाबा को 10 टका दिया था ना? नहीं नहीं नहीं, पुतुल ने मना करने के अंदाज में कहा और अपने जलते हुए होंठ इंदु के होंठ पर रख दिए। यह सब ऐसा बिजली की तरह हुआ कि इंदु एकदम होठों पर बौखला गया। अंगारा मगर रख तो दिया उसे हो। लगा कि गुस्से जैसे से किसी ने उनकी उसके आंखें होठों लाल पर हो गईं और नथने फड़कने लगे। उसने झटका देकर पुतुल को अलग किया और मजबूत हाथों से उसके कंधों को पकड़कर पूरी ताकत से उन्हें झकझोरते हुए भारी आवाज में चिल्लाकर कहा, हाँ दिए थे, इसी के लिए दिए थे। तुम उसे चुकता करोगी, तुम उसे चुकता करोगी। कहते हुए तुम उसने उसे जोर चुकता से उसे करोगी। धक्का दिया कहते हुए और उसने पुतुल जोर से उसे धक्का जाकर दिया। सीधी खाट की पाटी पर गिरी। इंदु ने ढिबरी लेकर जमीन पर पटक दी और कोठरी के किवाड़ों को झपाटे से बंद करता हुआ तेजी से कमरे के बाहर हो गया। झपाटे से दरवाजे का बंद होना सुनकर माधवी अपनी कोठरी से निकल आई। इंदु चला जा रहा था और पुतुल पाटी में लगी सिसक रही थी। उसके शरीर को भी चोट लगी थी, लेकिन उससे कहीं इंदु ज्यादा ने उसका और असर अपमान चोट किया लगी है। थी माधवी उसके ने मन पुतुल को, का और हाथ वह चोट पकड़कर सिर्फ इतनी नहीं उठाने की कोशिश करते हुए कहा, पागल हो गई है पुतुल, वह चला गया है, जानवर, उजट गंवार। पुतुल को माधवी की संवेदना के ये शब्द जहर जैसे लगे। उसने आंखें उठाकर 1 मिनट अपलक देखा और आदेश के स्वर में कहा, दीदी तुम यहाँ से चली जाओ। माधवी ने पुतुल को रोती हुई मगर कठोर आंखें देखी और जरा देर को ठिठक गई। फिर कहा, कैसा अजीब पागलपन, और इंदु के लिए एक बड़ी कुत्सित शब्द का प्रयोग किया। पुतुल की आंखों में सान पर चढ़ी हुई कटार की सी चमक आई और उसे नागिन की तरफ फुफकार कर किंचित चढ़े हुए स्वर में कहा, दीदी तुम इसी वक्त बाहर चली जाओ। माधवी, जरा इस बचपन को तो देखो। बड़ी बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई और पुतुल वैसे ही पाटी पकड़े रोती रही। कई दिन गुजर गए। माधवी पुतुल को पूरे वक्त उदास और खिन्न देखकर बहुत परेशान रहती थी। बात यह थी कि माधवी से भी ज्यादा पुतुल के ही सहारे इस मकान की ईंट टिकी हुई थी और अब वही पुतुल आने जाने वालों की तरफ से उदासीन हो रही थी। माधवी को यह बात बुरी लगती थी और उसने 1-2 बार पुतुल को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुतुल को तो जैसे माधवी की शक्ल से चिढ़ हो गई। हर बार जब माधवी उससे कुछ कहने की कोशिश करती, तब दोनों में अच्छी खासी जंग हो जाती। यहाँ तक कि एक रोज माधवी ने बड़े कुत्सित ढंग से कहा, हाँ हाँ, बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे इंदु बाबू जैसे, अनेक देखे ची, नपुंसक, बड़ा ज्ञान देने चला है, ढोंगी। इसके जवाब में पुतुल ने ऐसी भयानक आंखों से माधवी को देखा कि वह एक बार डर गई। पुतुल ने दांत पीस कर कहा, चुप माधवी। माधवी को पुतुल का स्वर सांप की फुफकार जैसा सुनाई पड़ा। अच्छा, तो अब आप सती सावित्री बनेंगी और आपके जहरीले कांटे की तरह चुभाने वाली बात कहने के लिए तिलमिला रहा जरूर था। जरूर, और बड़े सादे अंदाज में, और लेकिन ही अपनी बात करके में हंसी। जहर भरकर उस कहा, हंसी से पुतुल अच्छा, के रोंगटे तो खड़े अब हो गए। और वह रो पड़ी। माधवी ने एकदम मर्म पर तीर मारा। पुतुल रोती रोती ही भागकर अपनी कोठरी में गई और उसे अंदर से बंद करके अपने बिस्तर पर औंधे ही गिर पड़ी और वैसे ही पड़ी, न जाने कब माधवी तक ने मैली विद्रोह चादर से को भिगोती रही। उन्हीं शब्द का प्रयोग इंदु बाबू के लिए किया था। वही उन्हीं असंख्य आकाश जुगनुओं की तरह उसके मन के आकाश में उड़ रहा था, जल रहा था वो और बुझ रहा था और मन को अच्छा लग रहा था, मगर उससे रोशनी बिल्कुल नहीं हो रही थी, उतनी भी नहीं जितनी की ताक में रखी हुई शीशे वाली डिबरी से, जिसे इंदु ने पटक कर फोड़ दिया था और जिसे सवेरा होते ही माधवी ने फिर मंगाकर रख दिया था। निराशा की इस काली घटा में जब जुगनू चमकते थे तो जूही के फूलों की तरह सुंदर दिख पड़ते थे, लेकिन फिर अंधेरा और भी घना हो जाता था। पुतुल ने उठकर डिबरी को भी बुझा दिया था और फिर पड़ी रही। वह जितना ही इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे अपनी जिंदगी एक दलदल के मानिंद नजर आती थी। उसके माँ बाप के उस दोनों नहीं रहे थे और रिश्ते के बाद उसके मामा ने आगे आकर उसकी सरपरस्ती अख्तियार की थी। तभी से वह दलदल शुरू हुआ था और इस 2.5 साल में लगातार गहरा ही होता जा रहा था। और अब क्या? अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे जोर लगाने से क्या होगा? मैं जोर लगा भी सकूंगी। कहाँ है मेरे पास जोर? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। यह घर ही भुतहा है, खून चूस लेता है। मेरा कुछ नहीं हो सकता।
मुझ में अब कुछ नहीं रहा, मुझे अब कोई कुएं से नहीं निकाल सकता। यह ख्याल आते ही उसे इंदु पर बेहद गुस्सा आया, जिसने उसके अंदर यह जहर का बीज बोकर उसके मन की शांति भी छीन ली थी। उसके आने के पहले जिंदगी जैसी भी थी, बगैर किसी बखेड़े के चल तो रही थी। अब ना तो उसे अपने छुटकारे का ही कोई रास्ता दिखाई देता था और न ही माधवी की तरह इस घटना को अपने ऊपर से वैसे झाड़ ही पाती थी कि जैसे बतख अपने पंखों पर से पानी को झाड़ देती है। 2 रोज उसने परिस्थिति से पूरा असहयोग किया, लेकिन फिर घर के वातावरण ने उसकी घर की असली कुआं खोद और पानी पी वाली हालत ने खुद उसके 2.5 साल के जीवन के दैनंदिन अभ्यास ने, जो कि खून का हिस्सा बन जाता है, उसके ऊपर जीत पाई और वह फिर धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी पर लौट आई। उसने उसके अंदर कुछ कड़ियां टूटी जरूर थी, लेकिन नतीजे पर तत्काल उनका कुछ खास असर नहीं हुआ था। पुतुल के मन पर यह सांप पुतुल के मन पर यह चीज सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गई थी कि वह दलदल में फंस चुकी है और अब उसे बाहर आने के लिए जितना ही हाथ पैर मारेगी उतना ही उसके भीतर और समा जाएगी। जाहिरा वह माधवी से पूरी पचो पेचोताब से लड़ रही थी, लेकिन असलियत में वह अंदर ही अंदर उसके आगे हथियार डालती जा रही थी। पुतुल के पास से लौटकर उस रात इंदु को भी बड़ी देर तक नींद नहीं आई। रह रहकर उसे पेट में दर्द मालूम हो रहा था। एक अजीब तकलीफ थी जिसमें गुस्सा और पछतावा दोनों मिला हुआ था। उस वक्त उसे बेपनाह गुस्सा आ रहा था, सही, लेकिन अब तो ज्वार उतर गया था और अब उसे ख्याल सता रहा था कि मुझे लड़की के साथ ऐसा क्रूर नहीं होना चाहिए था। तुम्हें क्या मालूम कि कौन आदमी किस मजबूरी का शिकार है। बड़े पारसा बनने चले हो, सबको अच्छा खाने को मिले और अच्छी तरह रहने और को वह मिले बड़ी कोशिश और करने पर भी कपड़े कोई 2 पहनने बजे को तक मिले नहीं सो तो पाया सब था। ऐसे ही पारसा हो सकते हैं। और वह बड़ी कोशिश मगर करने पर इसके भी बाद भी शरीर कोई 2 बेचना बजे तक उसके नहीं सो पाया। नजदीक एक उसके ऐसा मन ने जो गंदा एक काम था मूर्ति कि अपनी घड़नी इसके लिए शुरू वह ही पुतुल की को थी, या यह उसे माधवी को हकीकत या के बंगाली पहले ही बाबू को माफ नहीं कर बेदर्द सकता हथौड़े था। ने तोड़कर जमीन पर उसके पैरों के पास डाल दिया था। एक हल्की सी गुदगुदी जो थी उसे किसी ने चाकू मार दिया था। एक कली जो सिर्फ कली थी, जिसमें अभी गंध ना थी, उसे किसी ने चुटकी में लेकर मसल दिया था। इंदु को रह उस रहकर दिन से लगता था इंदु ने कि उधर उसे की तरफ सांस निकलना लेने ही में छोड़ तकलीफ दिया। हो रही उसने है। अब अपना एक दूसरा ही रास्ता बना लिया था, जो कुछ लंबा जरूर था, लेकिन इंदु को पसंद था। अगर और किसी कारण से नहीं तो सिर्फ इसलिए कि उस पर बंगाली बाबू का घर नहीं पड़ता था और इस बात का डर नहीं था कि पुतुल सामने पड़ जाएगी या पुकार लेगी या बेनी माधव बाबू भटकते हुए सामने आकर खड़े हो जाएंगे और बड़ी सादगी से बोल पड़ेंगे, 6 दिन आप आया था, हम बाड़ी में नहीं था। धीरे धीरे उस रात वाली घटना को महीने भर से ऊपर हो गया और इस बीच इंदु के दिल का घाव भी अब वैसा हरा ना रहा और क्षोभ भी बिल्कुल ही मिट गया। उन लोगों के लिए इंदु के मन में अब केवल करुणा थी, लेकिन फिर उनके सामने जाने का साहस उसके अंदर ना था। रात के 8 बजे होंगे, वह अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। किसी ने दरवाजे पर हल्के से जैसे डरते डरते दस्तक दी। इंदु ने दरवाजा खोला, सामने रगड़ लगने पुतुल से खड़ी बचाई। थी। पुतुल ने इंदु मुस्कुराकर खिड़क कहा, गया। नमस्कार वह इंदु पुतुल की बाबू। निगाहों से इंदु अपने ने आप उसके को ऐसे नमस्कार बचा का रहा उत्तर था देते जैसे हुए कोई अपने देखा किसी कि आज जख्म को पुतुल की रगड़। मुस्कुराहट में एक नया ही कुछ कातर सा भाव है। विद्रूप की तो बात ही अलग है, उसमें चपलता भी नहीं है। पुतुल ने कहा, इंदु बाबू, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। इंदु ने कहा, माफी? मुझसे? किस बात की? पुतुल ने कुछ कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं इंदु बाबू, ऐसा ना कहिए, मैंने खूब सोचा है, आपने ठीक किया था। इंदु ने कहा, उस बात को मत छेड़ो, मैं स्वयं। पुतुल ने बात काटते हुए कहा, कैसे नहीं इंदु बाबू, मैं कैसे भूल जाऊं। फिर 3-4 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। वह पुतुल ने ही मौन तोड़ा। आप मुझे एक भीख देंगे इंदु बाबू? इंदु की समझ में कुछ नहीं आया। वह एक और नजरें फेर चुपचाप बैठा रहा। अपनी जगह से उसे डर भी लग रहा था कि घर वाले अगर कहीं देख लेंगे तो क्या कहेंगे। तभी उसके कान में पुतुल के शब्द पड़े, आप मेरी हाशी को बचा लीजिए, मेरी हाशी को बचा लीजिए इंदु बाबू, आप ही उसे बचा सकते हैं। वह अभी बच्ची है, अभी उस पर पाप की छाया नहीं पड़ी है, उसे नरक कुंड से निकाल लीजिए इंदु बाबू। पुतुल ऐसे
जल्दी जल्दी बोल रही थी कि जैसे कोई बीच में उसका गला घोट देगा। बात खत्म करते करते पुतुल की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे थे। इंदु का मन भी आर्द्र हो गया और एक बार बड़े जोर से उसका जी हुआ कि आगे बढ़कर पुतुल को अपनी बाहों में लेकर उसके बकुल सुगंधित बालों में हाथ फेरे और पुचकार कर कहे, चुप चुप, रोते नहीं पगली, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लो यह पानी लो मेरे हाथ से और मुंह धो लो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाची जैसे तेरी बहन वैसे मेरी बहन, ये सारे शब्द उसके में बने और वह पुतुल की ओर एक डग बढ़ा भी, मगर रुक गया। झाड़ियां, चट्टाने, संस्कार, इंदु का मुंह ना खुला। उस क्षण पुतुल का रोम रोम सहारा मांग रहा था, मगर हाय वह सहारा न आया, न आया, न आया। उन 2-4 क्षणों में पंचांग ने न जाने कितनी शताब्दियां पलट डाली और आखिरकार पुतुल रोते रोते ही दरवाजे की ओर मुड़ी और बुझती हुई दीपशिखा की तरह भभक कर बोली, जाने दीजिए इंदु बाबू। पापा गए हैं। जाने दीजिए इंदु बाबू, भूल जाइए कि मैं कभी आई थी। इंदु सिर झुकाए खड़ा रहा और पुतुल जैसे अंधकार से आई थी अंधेरा वैसे ही गहराता अंधकार गया। में लौट इंदु गई। के मन में उठी ग्लानि इस 10 और पुतुल वर्षों के में हृदय मेरी का जिंदगी टूटना। ने दोनों अनेक अपने उतार अपने कमरों चढ़ाव में देखे बंद हैं, पड़े रहे। मगर आज सड़क भी के उस पुतुल पार मेरे दिल में रह अब भी रहकर वही पीला चिलक मकान उठती खड़ा है, था, क्योंकि मगर उसके भीतर की दुनिया आज पूरी आपको तरह बतलाता बदल हूँ, चुकी थी। वह कमजोर इंदु ने उस रात नपुंसक जाना कि किसी इंदु क्षणिक मैं ही आवेग हूँ। में किया गया एक निर्णय किसी की आत्मा पर उम्र भर का बोझ बन सकता है। वहीं पुतुल ने समझ लिया कि कुछ रिश्ते जो आकांक्षा के धागों से बुने जाते हैं, वे एक झटके में विकृत भी हो सकते हैं और जीवन उसे तो आगे बढ़ना ही था। इस प्रकार कहानी एक सपनों के किरचे रास्ते में क्यों ना जहाँ कोई भी चरित्र विजयी नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी और कहानी के पात्र कैसे लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।